यानी कि केमिकल रिएक्शंस टाइप। केमिकल रिएक्शंस के टाइप क्या है? सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए पहले तो कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन वर्ड से ही क्लियर होता है कंबाइन, ठीक है। यानी कि इस वर्ड से क्या क्लियर होता है आपका? कंबाइन। यानी कि देखिए इस लॉजिक क्या हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सिंपल लॉजिक होता है, यानी कि आप दो क्या लोगे? मटेरियल केमिकल्स लोगे, केमिकल ए प्लस केमिकल बी, और इन दोनों को मिला के एक नया केमिकल बनेगा, ठीक है। तो ये क्या होगी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। केमिकल ए रिएक्ट विथ केमिकल बी एंड फॉर्म केमिकल सी। अब देखिए एग्जांपल्स के बेस पे होता क्या है, आपको याद होगा कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है आपका? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? +2। ऑक्साइड की कितनी होती है? -2। तो देखिए दोनों का मल्टीप्लाई होगा और ये सेम सेम है। वैलेंसी बेटा याद करने के लिए कहा था, सबने याद कर लिया? चलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे लेकिन सेम सेम होता है तो ये यहाँ पे बिल्कुल नहीं आता। सिंपली क्या हो गया? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का देखिए खास चीज क्या है, मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, एक तरह से चूना होता है, लेकिन इसका एक कॉमन नेम होता है क्विकलाइम। क्विकलाइम, और ये कॉमन नेम आपको याद करना पड़ेगा, काफी मेन होता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है बच्चों आपका? क्विकलाइम। इसको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं H2O के साथ, तो ये क्या फॉर्म करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। देखिए आपको याद हो तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 और ऑक्साइड की कितनी होती है? -1। तो 1 का मल्टीप्लाई Ca में हुआ तो Ca ही रह गया, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई किस में होगा? OH में होगा। तो क्या हो गया? OH का होल ट्वाइस। इसे बोलते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका एक और नेम होता है कॉमन नेम स्लैग्लाइम। याद रखना बच्चों ये कॉमन नेम काफी मेन है और आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए अब इसका मीनिंग क्या है, अगर हम चूने को पानी में मिलाएंगे तो क्या बना देगा? एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर बना देगा। तो अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, ये हो गया A, ये हो गया B, और एक नया एलिमेंट बना C। तो इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल है। समझ में आया सभी को? चलिए अब ये समझ में आया तो सुनिए आगे। अब चलिए ये तो बात हो गई एग्जाम्पल्स की, लेकिन एक थोड़ा सा लॉजिक और बता रहा हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका फॉर्म होता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम क्या करते हैं? वॉल पे पेंट करने के लिए करते हैं, यानी कि वाइट वॉशिंग के लिए। तो ध्यान से देखिए जैसे ही हमने वॉल पे पेंट कर दिया, वाइट वॉश कर दिया, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे रिएक्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड से, जो किस में प्रेजेंट होती है? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। और आपने देखा होगा 1-2 दिन के बाद, सूखने के बाद उस वॉश को, ठीक है, व्हाइट वॉश को सूखने के बाद क्या फॉर्म होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की ही लेयर की वजह से बच्चों दीवारों पे यानी कि वॉल्स पे शाइनिंग आती है व्हाइट वॉश करने के बाद। जो शाइनिंग आती है वो किस वजह से आती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वजह से नहीं आती है, वो शाइनिंग आती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एंड फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? एक तरह से चूना ही होता है वो भी, लेकिन वो शाइनिंग मार्बल्स होता है। तो वॉल्स पे कैसी आ जाती है? एक ब्राइटनेस, चमक सी आ जाती है। ये चीज समझ में आई? देखिए इसमें भी क्या हो रहा है? ए एलिमेंट बी एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड फॉर्म क्या कर रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये समझ में आया बच्चों या नहीं आया? लेकिन इसके साथ एक चीज और बनती है, वाटर। वो तो बाद में वेपराइज हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहला एग्जांपल था आपके लिए ये, ठीक है, ए और बी एलिमेंट कंबाइंड होकर सी बना रहे हैं। ये बस मैंने आपको बताया है फॉर इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि ये पूछा गया है 1-2 बार। और देखिए आपका एक और एग्जांपल लेते हैं, बर्निंग ऑफ फ्यूल। बर्निंग ऑफ फ्यूल या बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने से, बर्न कराने से क्या फॉर्म होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में हीट भी निकलती है,
ठीक है, लेकिन हीट से कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी खास हमें। तो देखिए एलिमेंट ए एलिमेंट बी रिएक्ट होकर क्या फॉर्म करेंगे, एलिमेंट सी। तो ये किसका एग्जाम्पल है, इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। समझ में आ रहा है बच्चों या नहीं आ रहा? और देखिए, और ये आपने देखिए ऐसे कुछ नहीं कि आपको यही एग्जाम्पल लिखने हैं जो मैंने लिखे हैं, आपको कोई सा भी एग्जाम्पल लिख सकते हो बच्चों, लेकिन बस आपको याद ये रखना होगा कि ए और बी मिलके क्या बनाए, एक नया एलिमेंट बनाए। जैसे कि वाटर को ले लो, H2+O2 क्या फॉर्म होता है, H2O। याद रखना इन चीजों को आपको बैलेंस भी करना है, अगर कोई रिएक्शंस बैलेंस नहीं है तो इसे देखिए Ca एक एलिमेंट, H2 के दो, H2 के दो, ऑक्सीजन का यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे कितने हैं, दो। तो हमने क्या करा यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 2 का मल्टीप्लाई करा तो H के कितने हो गए, 4, 2 ये रहे 2 ये रहे 4 हो गए। कैल्शियम के कितने हो गए, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, ये तो गड़बड़ हो गया। नहीं सही था बेटा, करने की जरूरत ही नहीं थी, पता नहीं क्यों कर दिया मैंने। कैल्शियम का है, एक हाइड्रोजन की दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये रहा है, एक हाइड्रोजन सॉरी एक ऑक्सीजन ये रहा है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे भी तो है, तो 2 हो गए। और इस ब्रैकेट के साथ अगर कभी मल्टीप्लाई होता तो O भी 2 है और H भी 2 है, तो यानी कि सब कुछ क्या था, बैलेंस था। तो बेटा इसे नोट करिए जल्दी से, ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और क्या कहते हैं अंजलि, कल बेटा लेट मत उठना, ठीक है? गुड़िया सुनाई दे रहा है बेटा क्या कह रहा हूं मैं? हाँ तो कल लेट मत उठना, और ऑफलाइन आ सकते हो, आप यहीं रहते हो ना दुर्गा विहार में ही? तो ठीक है कोई बात नहीं बेटा, फिर ऑफलाइन आ सकते हो अगर ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी मॉम कह रही थी ना बेटा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है? अगर आना चाहते हो तो आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑफलाइन में सिर्फ हम 5 या 4 बच्चे बैठाएंगे, अभी तो वैसे भी कोई नहीं, सारे ऑनलाइन ही है। बेटा ऑफलाइन में और कोई नहीं है ना, अभी सिर्फ मीनिंग ये है कि हमने बस 12th क्लास में है, बाकी बच्चे 10th क्लास में अभी कम है। मीनिंग ये है कि ऑफलाइन कोई बच्चा आना चाहता है तो बिल्कुल आ सकता है, लेकिन ये है कि ऑफलाइन में हम 3 या 4 बच्चों से ज़्यादा नहीं बैठाएंगे, जो 3-4 बच्चे पहले आ जाएंगे वो ही रहेंगे, बाकी सबको वरना फिर ऑनलाइन ही आना पड़ेगा। समझ में आई बात क्या कह रहा हूँ बेटा? चलिए तो नोट करिए जल्दी से, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को नोट करिए बेटा। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन के बाद डीकम्पोजिशन। इस कॉम्बिनेशन सेक्शन का एक और नेम भी बोल देते हैं, कंपोजिशन। कंपोजिशन का मीनिंग भी क्या होता है, मिलना ही होता है, ठीक है? दो चीजों को मिला के कंबाइंड ही होता है। और याद रखिए जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका एक और कॉमन नेम होता है लाइम स्टोन। लाइम स्टोन इसके कॉमन नेम भी, इसे याद रखना क्योंकि नेम है थोड़ा सा। हो गया सभी का बच्चों? देखिए अब इसके बाद आता है डीकम्पोजिशन। अब देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का मीनिंग क्या है। कंपोजिशन मीनिंग क्या था, मिक्स होना, ठीक है? डीकम्पोजिशन का मीनिंग क्या है, डीकम्पोजिशन का मीनिंग है बेटा यहाँ से ब्रेक होना। क्या होना, ब्रेक होना, ठीक है? कोई भी आपका केमिकल मटेरियल, एक केमिकल मटेरियल 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में, यानी कि एक रिएक्टेंट आपका 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है,
तो वो क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सपोज जैसे कि हमारे पास है ए और ये कन्वर्ट हो जाता है बी प्लस सी प्लस डी। मीनिंग क्या है, दो या दो से ज्यादा, या तो दो हो या दो से ज्यादा, कितने भी हो सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन आपका एक केमिकल यानी कि एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई बच्चों थोड़ी सी? चलिए सबसे पहला एग्जांपल देते हैं। जो देखिए ये तीन टाइप्स के होते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन, सारा बताऊंगा। थर्मल डीकम्पोजिशन, अब ब्रेक होना तो क्लियर है आपको, डीकम्पोजिशन का मतलब ब्रेक होना। थर्मल का मीनिंग क्या है, हीट, यानी कि ब्रेक तो होंगे किसकी हेल्प से, बाई हीट, यानी कि हीट करने पे ही वो मटेरियल ब्रेक होगा। तो देखिए कौन सा मटेरियल आता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो अभी आपने पढ़ा, जिसको अभी हमने क्या बोला था, लाइम स्टोन। लाइम स्टोन, देखिए कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, कार्बोनेट की भी वैलेंसी -2 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ CaCO3। और जैसे ही हम इसको बच्चों हीट करते हैं तो देखिए ये किस में कन्वर्ट होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम की भी वैलेंसी 2 होती है और क्या कहते हैं, ऑक्साइड की भी 2 होती है, लेकिन इसको क्या बोलते थे हम, क्विक लाइम, और साथ में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बताइए ये अभी आपने पढ़ा था, जो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था उसी को हीट करके क्या बन गया हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों इसमें? अब देखिए आपने एक और पढ़ रखा था, कौन सा पढ़ रखा था एग्जाम्पल, लेड नाइट्रेट का, PbNO32। नाइट्रेट की 1 वैलेंसी होती है, लेड की बेटा 2 होती है। जैसे कि PbNO3, इसकी कितनी होती है, 2 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा आपका, PbNO3 होल ट्वाइस। तो देखिए लेड नाइट्रेट को जो आपने पढ़ रखा बेटा, ये भी अगर लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं तो इसमें फॉर्म क्या होता है, लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड, Pb की भी 2, ऑक्साइड की भी 2 होती है, और इसके साथ में क्या फॉर्म होता है आपका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेकिन याद रखना ये जो सिंबल दे रखा है ये किसका सिंबल है, हीटिंग का सिंबल है, और साथ में इसमें निकलता है बच्चों ऑक्सीजन। क्या निकलता है, ऑक्सीजन। तो बताइए ये एक एलिमेंट किसमें ब्रेक हुआ, 2, ये एक केमिकल किसमें ब्रेक हुआ, 3 में। तो 2 या 2 से ज्यादा कितने भी ब्रेक हो जाए, सब किसके एग्जाम्पल रहेंगे आपके, डीकम्पोजिशंस के। और डीकम्पोजिशंस में भी कौन से बच्चों, थर्मल के। थर्मल के ही क्यों कहा, क्योंकि हम इन्हें हीट कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं है कि इन एग्जाम्पल्स को लीजिए, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ जो नोट्स में मैंने रिएक्शंस लिखे हैं आपको वो रिएक्शंस कंपलसरी याद होनी चाहिए। याद क्यों होनी चाहिए बेटा, वो इसलिए याद रहनी चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में वो रिएक्शंस हैं। देखिए एग्जाम्पल का आप एक भी लिख के काम चला सकते हो, लेकिन कभी अगर किसी ने एग्जाम में यही रिएक्शंस पूछी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये आपको बैलेंस करनी बता दी थी लास्ट क्लास में, तो देखिए ये भी बैलेंस कर सकते हो आप इसे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों। चलिए ये हो गया थर्मल डीकम्पोजिशन। फिर आता है आपको इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकंड इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन में क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग है इलेक्ट्रिसिटी। बेटा ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा ना मैं, दिख तो रहा है आपको? चलिए तो देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस का सिंपल मीनिंग ये होता है किसी भी मटेरियल को, किसी भी केमिकल्स को हम ब्रेक तो कर रहे हैं लेकिन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए इसका एग्जांपल क्या आ जाता है, आपने पढ़ा था, बताया भी था मैंने, H2O में जैसे ही हम क्या फ्लो करते हैं, I4 बेटा करंट होता है, करंट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी ही है, ठीक है। तो इससे क्या फॉर्म हो जाता है, H2 + O2। आप इसे बैलेंस कर सकते हो, बैलेंस कैसे कर सकते हो, इस तरह से। उसी अकॉर्डिंग NaCl को भी ब्रेक कर सकते हो, लेकिन NaCl जो बच्चों ब्रेक होता है वो प्रेजेंस ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट ब्रेक हो जाता है, सॉल्ट को हम डायरेक्ट ब्रेक कर देंगे, ये प्रेजेंस में ब्रेक होता है वाटर की। तो NaCl किसमें ब्रेक हो जाता है, Na + Cl में ब्रेक हो जाता है। तो ये किसके एग्जाम्पल्स है, ये एग्जाम्पल्स हैं आपके
थर्मल सॉरी डीकम्पोजिशन के, लेकिन डीकम्पोजिशन में भी कौन से, इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन ऑलवेज याद रखना कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम एक केमिकल्स को ब्रेक कर रहे हैं दो पार्ट्स में। समझ में आया बच्चों? फिर आता है आपका फोटो डीकम्पोज, फिर आता है आपका बेटा थर्ड पार्ट फोटो, फोटो फोटो डीकम्पोजिशन। अब देखिए फोटो का लॉजिक क्या है। फोटो का एक सिंपल लॉजिक होता है, आपको 12th क्लास में आके पता लगेगा। फोटो मतलब होता है लाइट। आपने देखा होगा बच्चों कुछ चीजें, जैसे कि आप किसी मटेरियल को धूप में रख दें तो बाद में क्या हो जाता है, ऐसा तो उसका कलर चेंज हो जाता है। सर पेट्रोल, पेट्रोल क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। इतना तो याद होगा। पेट्रोल या डीजल को अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखें तो वो डिसअपेयर हो जाता है। डिसअपेयर का बेसिक लॉजिक है वो वेपराइज हो जाता है, यानी कि भाप बन के उड़ जाता है, वेपर बन के उड़ जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे फोटो का मतलब है ऐसी रिएक्शन जो कम होनी तो है, लेकिन किसकी हेल्प से होनी है, आपकी लाइट की हेल्प से। देखो डीकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक करना, और कभी भी किसी भी चीज को ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी। तो एनर्जी के तीन टाइप है, तीन टाइप, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट। ठीक है, तो अब देखिए इस लाइट में क्या होता है, इसमें एग्जांपल आता है AgBr का, सिल्वर ब्रोमाइड। Ag का मतलब होता है सिल्वर, Br का मतलब होता है ब्रोमाइड। इसको जैसे ही ब्रेक करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, Ag प्लस Br2। ये चीज समझ में आ रही है। Ag क्या है आपका, सिल्वर है, Br क्या है, ब्रोमाइड। तो देखिए ये दो है, ये एक है, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई। उसी तरीके से सिल्वर क्लोराइड, इसको भी ब्रेक करा तो क्या बना, Ag प्लस Cl2। ये क्या है, क्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। याद रखना कभी भी कोई गैस आती है ना, जैसे ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ब्रोमाइड गैस, हमेशा Cl नहीं होगा। जितनी भी गैसेज है 2 के साथ लिखी जाती है। जैसे कि हाइड्रोजन को H2 लिखोगे, ऑक्सीजन को O2 लिखोगे, क्लोरीन को Cl2 लिखोगे। तो गैसेज हमेशा किस में आती है, मॉलिक्यूल में, एटम में कभी नहीं आती। और मॉलिक्यूल का मीनिंग क्या हो जाता है, 2 रहेगा यहाँ पे। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो इसको भी बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और ये भी 2 का मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या बन गया, फोटो डीकम्पोजिशन। समझ में आया आप सभी को? तो बेटा अगर समझ में आ गया तो ऐसा करिए, जल्दी से इसको नोट करिए। ठीक है, क्या कह रहे हो बेटा? ये आई, ये बेटा ऊपर लिखा है H2O, यानी कि Na+Cl। ये है सोडियम प्लस क्लोरीन। हाँ मैंने गलत लिख दिया बेटा, क्योंकि क्लोरीन भी मुझे किस में लिखना चाहिए, 2 में, क्योंकि क्लोरीन क्या होती है, गैस होती है। आई होप ये 2 में ही आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसे सिंगल लिख देंगे। बिल्कुल सही बात है, क्लोरीन भी गैस होती है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 का मल्टीप्लाई और उसके लिए फिर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है गुड़िया? और देखो किसी भी बच्चे को अगर ऑफलाइन आना है तो आ सकता है, बस बात यही है वो अपना सैनिटाइजर मास्क लगा के आएगा, और बस हम 3 या 4 बच्चों को बैठा सकते हैं। उसके बाद कोई आएगा तो मना है, फिर उसको ऑनलाइन ही आना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों? सुनाई दिया बेटा मैंने क्या कहा आप सभी से? ओके। और हाँ इशिता बेटा, आपकी भी फीस नहीं आई है गुड़िया। अरे बेटा क्यों गरीबों गरीबों पे पाप कर रहे हो, हैं? बताओ। चलो कोई बात, चलो कोई बात नहीं बेटा, जल्दी से नोट कर लो।
हो गया बेटा सभी का नोट? ये काफी मेन है, याद रखना, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। क्यों मेन है बेटा? एक्चुअलिटी मैंने आपको तीनों चीजें अलग अलग बताई हैं। नॉर्मली क्या होता है, टीचर्स कोई भी एक पार्ट बता देता है इनमें से, और वो एग्जांपल सबके क्या, सारे एग्जांपल किसके अंडर में आ रहे हैं आपके? डीकम्पोजिशन के अंडर में ही है। अब देखिए इसके बाद आती है बड़ी खूबसूरत सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट। कैसी आती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये नोट हो गया था बेटा? बताइए फिर रफ करते हैं। क्या करें बच्चों? चलिए, और एक और चीज बेटा, क्या कहते हैं, यही जो लेक्चर्स हैं आपके यूट्यूब पे भी आ रहे हैं, ठीक है ना? मतलब ये लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ और यूट्यूब पे भी डाल दे रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ये सेम लेक्चर जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, तो वो यूट्यूब पे भी देख सकते हो आप, ठीक है? समझ में आया बच्चों क्या कहा मैंने? लेकिन उससे पहले आपको एक चार्ट याद करना पड़ेगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, H4 है हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अब देखिए ये क्यों याद करना पड़ेगा, समझिएगा। पहले मैंने रिएक्शंस नहीं बताई। ये एक्टिविटी नीचे जाते जाते समय क्या हो जाती है, यहाँ पे होती है डिक्रीज हो जाती है। नीचे जैसी जाओगे तो क्या होगी? डिक्रीज। अब इसका मीनिंग क्या है? मैं आपको एक सिंपल सी चीज ये बता रहा हूँ बेटा, जैसे कि आपकी क्लास में अगर 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सपोज सबकी पोजीशन है, फर्स्ट कौन आएगा, सेकंड कौन आएगा, थर्ड कौन आएगा, फिफ्थ कौन आएगा। जो फर्स्ट आता है इसका मतलब क्या, उस बच्चे को ज्यादा पता है कौन से स्टूडेंट से जो सेकंड आया है। जो सेकंड आता है इसका मीनिंग क्या है, उसे थर्ड स्टूडेंट से ज्यादा पता है। जो फोर्थ आता है उसका मीनिंग क्या है, उसे फिफ्थ स्टूडेंट से ज्यादा पता है। तो वैसे ही ये मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं आपके, और जो सबसे टॉप पे है वो ज्यादा पावरफुल, उसके नीचे कम पावरफुल। जैसे ही नीचे आते जाएंगे तो पावरनेस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन यहाँ पे पावर की बात हम किस बिहाफ पे कर रहे हैं, रिएक्टिविटी के बिहाफ पे। जैसे कि मान लीजिए दो मटेरियल है, एक लिया हमने मटेरियल, ठीक है, कोई भी एक्स एक मटेरियल ले लिया और हमने लिया पोटेशियम एंड सोडियम। तो बताइए पोटेशियम के पास ज्यादा पावर है एक्स के साथ कंबाइंड होने की, कि सोडियम के पास ज्यादा पावर है? पोटेशियम के पास ज्यादा पावर है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये वाला सोडियम एक्स के साथ कंबाइंड नहीं होगा, पोटेशियम कंबाइंड होगा। यानी कि जिसकी पावर ज्यादा होगी वो कंबाइंड हो जाएगा, जिसकी पावर कम होगी वो कंबाइंड नहीं होगा। समझ में आया होगा बच्चों थोड़ा सा लॉजिक? तो देखिए अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो याद रखना ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है आपको ये याद करना ही होगा बच्चों, ठीक है? ये टेबल याद होनी ही चाहिए। वैसे इसका एक मतलब याद करने का प्रोसेस है सिनोनिम टाइप्स में, जैसे कि आप इसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में बना दें। कोई नहीं बच्चे, मुझे भी याद नहीं आ रहा, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा मैं आपको। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है कंसेप्ट। सपोज एक केमिकल है हमारे पास या एक रिएक्टेंट है, उसके साथ है बी रिएक्टेंट और सी। अब देखिए होता क्या है, ए क्या करता है, बी को रिप्लेस कर देगा, तो किसके साथ आ जाएगा, ए सी के साथ, और साथ में क्या बच जाएगा, बी। डिस्प्लेस का मतलब ये है बेटा कि आपको उसकी पोजीशन से हटा देना। ए सी के साथ रिएक्ट करेगा, ए किसके साथ रिएक्ट करेगा, सी के साथ, और बी को क्या कर देगा, हटा देगा। बी को क्या कर देगा, हटाने देगा। तो ए सी के साथ कंबाइंड होगा और बी बेचारा सिंगल रह जाएगा। समझ में आया होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? अभी बच्चों एग्जांपल्स भी दूंगा प्रॉपर वे में, तो वो आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे कि आपने एक एग्जांपल पढ़ भी रखा, आपने बहुत सारे पढ़ रखे, जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4। तो देखिए जिंक ये हाइड्रोजन और जिंक और हाइड्रोजन में कौन पावरफुल है, जिंक ही रहा, हाइड्रोजन ही रहा, मतलब जिंक पावरफुल है।
तो अगर ये पावरफुल है तो इसका मतलब ये सोडियम के साथ रिएक्ट कर लेगा और हाइड्रोजन बेचारा सिंगल रह जाएगा। तो जिंक सल्फेट दोनों की वैलेंसी 2-2 होती है, तो जिंक SO4 और साइड में क्या बच गया H2O। समझ में आई होगी बच्चों ये रिएक्शंस। उसी अकॉर्डिंग आप और भी रिएक्शंस की बात कर सकते हो, जैसे कि जिंक कॉपर सल्फेट। तो बताइए कॉपर सल्फेट कहाँ पे है? कॉपर है ये रहा, जिंक कहाँ पे है ये, तो यानी कि जिंक पावरफुल है, तो इसका मतलब फिर से वही होगा, जिंक सल्फेट के साथ बना देगा, कॉपर बेचारा साइड रह जाएगा। तो क्या फॉर्म हो गया? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अगर इसी एग्जाम्पल को बच्चों मैं ऐसे लिखता, जैसे कि कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, तो बताइए ये रिएक्शंस हो पाती क्या? जिंक कॉपर सल्फेट से जिंक से सल्फेट को ले पाता? नहीं ले पाता। कॉपर कहाँ पे नीचे, जिंक कहाँ पे ऊपर, तो कॉपर इसके साथ रिएक्शंस नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि कॉपर को सल्फेट के साथ रिएक्शन करने के लिए किसको हटाना पड़ता? जिंक को। और बताइए कॉपर वीक है, जिंक पावरफुल है, तो कॉपर जिंक को हटा सकता है क्या? नहीं हटा सकता। तो यहाँ पे आती नो रिएक्शंस, यानी कि रिएक्शन ही फॉर्म नहीं होती। लॉजिक समझ में आया बच्चों क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? बस आप ये याद रखिए, अगर पावरफुल है जिंक किसी से भी, मतलब यहाँ पे पहला एलिमेंट आपका पावरफुल है तो वो उसको हटा देगा, यानी कि डिस्प्लेस कर देगा। अगर पावरफुल नहीं है तो वो उसको नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा और रिएक्शंस कैसी हो जाएगी? नो रिएक्शंस, यानी कुछ होना ही नहीं है। समझ में आ गई होगी बच्चों बात? तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बाद आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन उससे पहले क्या करिए आप इसको नोट करिए और इस टेबल को भी। और अंजलि बेटा आपको नोट्स ले जाना है तो ले जाना, ठीक है बच्चे? हाँ, क्योंकि बच्चे में बाद में प्रॉब्लम आ जाएगी, ये प्रॉपर नोट्स है। और इसके बाद इसमें असाइनमेंट्स भी हैं आपके, और वो भी विद सॉल्यूशन असाइनमेंट, क्योंकि फिर दिक्कत होती है बच्चों को। जल्दी से नोट करिए बेटा। अभी हमने कोई भी न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस नहीं कराया है, अभी न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस भी हम कराएंगे। इसके बाद आती है बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे नोट करिए, फिर स्टार्ट करते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बताइए वैसे आप लोगों को मॉर्निंग में 7 AM कोई मॉर्निंग में 7 बजे जो क्लास हो रही है बच्चों, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? पक्का ना? कोई ऐसा तो नहीं है बच्चा जो उठ नहीं पाता हो, दिक्कत होती हो? चलो ओके, नोट करिए तो बेटा। हो गया बेटा सभी से? अब आते हैं बच्चा इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट पे। अब डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? अभी पहले जो एक बार डिस्प्लेस हो रहे थे, अब क्या होंगे? 2 बार। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सुनिए समझिएगा होता क्या है। आपके पास एक AB होता है रिएक्टेंट, एक CD होता है, और फिर क्या होता है? सपोज ऐसे होता है बेटा, A ने D के साथ रिएक्ट कर लिया तो क्या फॉर्म हो गया? AD। अब जो बचा हुआ है वो किसके साथ रिएक्ट कर लेता है? B के साथ, तो क्या बन गया?
बी सी। मीनिंग ये है एक ने एक को डिस्प्लेस कर दिया। जैसे कि मान लीजिए एक तरह से बता रहा हूँ, दो सिंपल से हाउस है, एक बड़ा हाउस है, एक छोटा हाउस है, ठीक है। इसमें रहता है एक पावरफुल इंसान, ठीक है, और यहाँ पे रहता है बड़े से हाउस में एक वीक इंसान, पर्सन। तो इस पावरफुल इंसान ने इस बड़े हाउस को कैप्चर कर लिया, तो ये तो उसमें शिफ्ट हो गया। तो इसने क्या करा, कोई बात नहीं भाई, हम इस छोटे से हाउस में शिफ्ट हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात बच्चों? ये एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो उसे पहले वाला एलिमेंट क्या हो करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, और जो पहला वाला एलिमेंट रह जाएगा वो दूसरे बचे हुए एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर लेगा। क्लियर हुआ है बच्चों कंसेप्ट या नहीं? देखो आपको समझ में पहले आना चाहिए, क्योंकि रिएक्शंस तो आपको याद करनी ही है, कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का लॉजिक तो क्लियर रहे। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आप ले सकते हैं सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, यहाँ तो बहुत कुछ ले सकते हो और कुछ भी। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। अब देखिए सोडियम की वैलेंसी तो एक होती है, सल्फेट की दो होती है, तो यहाँ 2 आ गया। बेरियम की दो होती है, क्लोराइड की एक होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सोडियम और बेरियम में कौन पावरफुल है? आपको पता है सोडियम तो सेकंड पोजीशन पे आता है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, सोडियम किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, क्लोरीन के साथ, तो क्या बना देगा, NaCl। अब बचा हुआ बेचारा कौन है, बेरियम। तो बेरियम क्या करेगा, जब कुछ है ही नहीं तो किससे रिएक्ट करेगा, सल्फेट से। तो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट। एक चीज बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी कोई भी एलिमेंट बनता है ए बी, तो याद रखना एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ए बी लिख रहा हूँ तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा, और ये क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा, और जो नया एलिमेंट बनेगा वो भी एक प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा माइनस होगा। ऐसे नहीं होंगे दो प्लस होंगे या दो माइनस होंगे। प्लस माइनस का मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, बैलेंसी, या तो बैलेंसी पॉजिटिव होगी या बैलेंसी नेगेटिव होगी। ऐसे नहीं कि पॉजिटिव पॉजिटिव होगी या नेगेटिव नेगेटिव होगी। लॉजिक समझ में आया बेटा, क्या कहा मैंने? अब देखिए सोडियम क्लोराइड को अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करें, यानी कि AgNO3 के साथ, सिल्वर की भी वैलेंसी एक होती है बेटा, नाइट्रेट की भी एक होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए Ag तो कम पावरफुल है, Na ज्यादा पावरफुल है, तो Na ने क्या करा, नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर लिया, क्योंकि आपको दिख रहा होगा Ag नीचे है सोडियम ऊपर है, तो नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके क्या बन गया, NaNO3। अब बच्चा कौन बचा, Ag। तो Ag ने क्या सोचा, जब कुछ है ही नहीं तो क्लोरीन के साथ ही रिएक्ट कर ले, तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बन गया, AgCl। ये चीज क्लियर हुई? तो बेटा ये थे आपके एग्जाम्पल डबल डिस्प्लेसमेंट के। तो ऐसा करिए जल्दी से ये नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट हो जाए तो बच्चों बता देना। और जो मैंने आपसे कहा था कि ये लेक्चर आपका यूट्यूब पे भी आएगा, मतलब आज अभी तक जो भी पढ़ा दिया है ना मैंने केमिस्ट्री में, वो रिकॉर्ड कर लिया है बेटा, तो वो आज मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, जिससे कि अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो वो दोबारा सुन लीजिएगा। ठीक है बच्चों? नोट हो जाए तो बेटा बता देना। हो गया? ये लॉजिक तो क्लियर हो गया है ना बच्चों अच्छी तरह से? चलिए ये क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हम, देखिए अब रिएक्शंस खत्म हो गई, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो चल रही थी आपकी खत्म हो गई। अब आते हैं दो टर्म। अब वो दो टर्म्स हैं क्या, उसको समझने की कोशिश करिए। पहला टर्म है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये रिएक्शंस है। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है पहले थोड़ा सा समझेंगे, फिर उनकी एग्जांपल्स की बात करेंगे।
ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सॉरी, अब देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सी का बॉडी क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का सिंपल लॉजिक आता है बेटा, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। पहला पॉइंट क्या आता है? एडिंग OXYGN, एडिंग या एड ऑक्सीजन, ठीक है। और दूसरा वर्ड क्या आता है? दूसरा वर्ड आता है रिमूव हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में क्या होगा? ऑलवेज ऑक्सीजन का ऐड होगा आपका, और हाइड्रोजन का क्या होगा? रिमूव क्या होगा आपका? हाइड्रोजन होगा। रिडक्शन में बच्चों इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है। जस्ट अपोजिट मतलब ऑक्सीजन, इसमें क्या होता है? रिमूव ऑक्सीजन। बेटा कैसे होता है, क्या करते हैं, वो मैं अभी आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ समझिए थोड़ा। और हाइड्रोजन क्या हो जाता है? ऐड। इतना तो समझ में आया होगा बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। किसी भी इक्वेशन में अगर आपका ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो आप ये समझ लीजिएगा वो कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और हाइड्रोजन उसमें से निकल रहा है, तो आप समझिएगा वो कौन सी रिएक्शन है बच्चों? कौन सी है? देखिए, तो एग्जाम्पल दे रहे हैं पहले हम ऑक्सीजन के एडिंग के लिए। देखिए ऑक्सीजन के एडिंग के लिए आपके पास वैसे तो काफी एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी देखिए S4 होता है सल्फर। सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो क्या हो गया? सल्फर डाइऑक्साइड। वैसे ही आपको पता होगा एक होता है कार्बन, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की क्या हो रही है? एडिंग हो रही है। ये चीज क्लियर है। वैसे आप चाहते हो तो कैल्शियम, कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ करा तो क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड। ये सब समझ में आ रहा है। लेकिन याद रखना यहाँ पे हमेशा जो होता है 2, ऑक्सीजन क्या है? गैस है। आप और भी कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, लेकिन जिसमें ऑक्सीजन का एडिंग हो। उसी अकॉर्डिंग हाइड्रोजन क्या होना चाहिए? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्या कंसेप्ट आता है? HCl लिया तो HCl में क्या हो जाता है? H अलग हो गया प्लस Cl अलग हो गया, तो ये क्या हो गया? हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो ये कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। वैसे ही आप क्या ले सकते हो? वाटर भी ले सकते हो, H2O। इसमें भी हाइड्रोजन अलग निकल जाता है, ऑक्सीजन अलग रिमूव हो जाता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स फॉर्म कर सकते हैं, तो लेकिन थोड़ा सा अलग देते हैं। Zn प्लस H2SO4, इसे समझिएगा थोड़ा सा। तो Zn किसके साथ आ गया? सल्फेट के साथ आ गया, जिंक सल्फेट प्लस H2। तो देखिए रिमूव हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या निकल गया साइड में? ये हाइड्रोजन पहले सल्फेट के साथ कंबाइंड था, अब क्या होगा? यहाँ से अलग हो गया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अलग होने का मतलब क्या है? कौन सी रिएक्शन है? बताओ बच्चों। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर हो रहा है बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन का लॉजिक? अब इसी के ब्याह पे अगर आप जस्ट अपोजिट समझना चाहते हो रिडक्शन, तो रिडक्शन रिएक्शंस में क्या होगा? हाइड्रोजन का ऐड होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा? रिमूव होगा। अब देखिए ऑक्सीजन रिमूव होने के लिए अगर आप करना चाहते, चलिए पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन उसमें है ऐड, इसमें क्या है? रिमूव। तो अब आपको एक ऐसे मटेरियल लेने हैं जिसमें ऑक्सीजन क्या रहे? रिमूव रहे। जैसे कि आप कॉपर ऑक्साइड, समझ पा रहे हैं? कॉपर ऑक्साइड, कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। उसी अकॉर्डिंग कॉपर की वैलेंसी 2 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है। तो यहाँ पे अगर हमने इसको रिएक्ट कराया बेटा हाइड्रोजन से, तो क्या बन जाएगा? कॉपर अलग निकल जाएगा प्लस H2O अलग निकल जाएगा। तो बताइए इसमें क्या था? ऑक्सीजन। इसमें से क्या हो गया? ऑक्सीजन निकल गया आपका। तो ये कौन सी रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन। समझ में आया बच्चों क्या कहा है मैंने? याद रखिए कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन का लीव होना, रिमूव होना, और ऑक्सीजन रिमूव होने से कौन सी रिएक्शन कहलाती है? रिडक्शन रिएक्शन। वैसे जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन ले सकते हो आप,
जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो देखिए इससे क्या हो जाएगा, जिंक अलग हो जाएगा सिंगल, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ, तो क्या फॉर्म करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों। तो देखिए यहाँ पे भी क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड से सिर्फ क्या निकल गया, जिंक, यानी कि ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिमूव हो गया। ऑक्सीजन रिमूव होने से क्या हो गया, ऑक्सीजन रिमूव होने से बच्चों यही है एक सिंपल कंसेप्ट आप कहना चाहते हो, ये कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन रिएक्शन। अब देखिए लास्ट आता है आपका एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। तब आपको ऐसे एग्जांपल्स के बारे में सोचना होगा जिनमें क्या हो, हाइड्रोजन का ऐड हो। तो एक बेसिक समझिएगा, सबसे बेसिक वाला H2 प्लस O2। तो बताइए क्या फॉर्म होता है, H2O। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन ऐड ही तो हो गया है ऑक्सीजन के साथ। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन। क्लियर हो रहा है बच्चों या नहीं। देखिए एक क्लोरीन और ये है हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए ऐसा कुछ नहीं बेटा, आपको यही एग्जांपल लेने हैं, लेकिन आपको लॉजिक जरूर क्लियर रहे कि ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, इस तरह से। देखिए तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, क्लोरीन ये है सल्फर, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फाइड की वैलेंसी बच्चों 2 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, इसलिए H2 आया है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसमें से ये क्लोरीन इस H के साथ अटैच हो जाता है, तो क्या फॉर्म कर देता है, HCl। तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड होने का लॉजिक क्या हो जाता है, तो इसका सिंपल लॉजिक ये हो जाता है कि कौन सी है, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। एडिंग ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन, और साथ में क्या बच गया, सिर्फ आपका सल्फर। कौन सी रिएक्शंस की बात कर रहे हैं अब हम, रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए खास बात इन रिएक्शंस की क्या है, इसमें है जो आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस पढ़ी थी, बस जो आपने अलग अलग पढ़ा था वो दोनों, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, वो रिएक्शंस क्या होती हैं आपकी, रेडॉक्स रिएक्शंस। आप ये समझ लीजिए एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ध्यान से समझना बेटा। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या था आपका, बोलो बेटा, ऑक्सीडेशन था। तो बताइए दूसरे एलिमेंट में से ऑक्सीजन निकल रहा होगा। अगर एक एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो दूसरे एलिमेंट में से ऑक्सीजन निकल रहा होगा। जिसमें ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, जिसमें से वो निकल रहा है तो वो क्या है, रिडक्शन। तो उसी अकॉर्डिंग अगर एक रिएक्शन होती है तो समझ लीजिए दूसरी भी होती ही है। एक एग्जांपल्स के यहाँ पे बताता हूं मैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो ध्यान से देखना, क्या बोला मैंने, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सॉरी, इस तरह से। अब देखिए होगा क्या, अब ये कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन से, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन जाएगा आपका, सिंपली कॉपर, और हाइड्रोजन से क्या बन गया आपका, H2O। तो जरा ध्यान से देखिए, कॉपर ऑक्साइड में से क्या हुआ है, ऑक्सीजन का रिमूव ऑक्सीजन। रिमूव ऑक्सीजन कौन सी रिएक्शंस होती थी बच्चों, रिडक्शन। कौन सी रिएक्शंस होती थी, रिडक्शन। ये हाइड्रोजन में क्या हुआ है, ऑक्सीजन का ऐड ऑक्सीजन। तो ऐड ऑक्सीजन कौन सी रिएक्शंस होती थी आपकी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक और चीज समझना, जहां रिडक्शन रिएक्शंस हो रही होगी उस एलिमेंट को क्या और कहेंगे हम, रिडक्शन हो रही है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसे क्या कहेंगे आप, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसमें आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होगी उस एलिमेंट को क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि ये एलिमेंट किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या, ऑक्सीजन के रिमूवल के लिए। थोड़ा रिवर्स है बेटा, रिडक्शन वाले प्रोसेस में जो एलिमेंट ऑक्सीजन रिमूव करेगा उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस में जो जहां आपका एलिमेंट ऑक्सीजन गेन कर रहा होगा उसे क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ये चीज समझ में आई बच्चों, मैंने आपको सब कुछ बताया। ऑक्सीजन का रिमूव क्या है, रिडक्शन।
ऐड हो रही है हाइड्रोजन से, ये क्या है? ऑक्सीडेशन। जिसमें रिडक्शन हो रहा है उस एलिमेंट को क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। जिसमें आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है उस एलिमेंट को क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। और रिडक्शन वाली रिएक्शंस को क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है बच्चों ये सारे टर्म्स? ये 4 टर्म्स होते हैं, 4 टर्म्स होते हैं, इससे ज्यादा कोई टर्म्स नहीं होता आपका। तो ऐसा करिए, जल्दी से नोट करिए, और चैप्टर आपका अप्रॉक्स 80% खत्म हो गया है। ये चीज समझ में आई बच्चों?